फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का 17 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपको इस वीडियो में पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है। अब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं। जितने भी लोगों को इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है, आप लोग उनको शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड शिफ्ट का 17 नवंबर 2022 का। इसमें 3 सेक्शन है। जनरल इंटेलिजेंस का है, जनरल अवेयर है और इंग्लिश का है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे ये दोनों भी सेक्शन करवा देंगे, पर आज हम इस सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज का करवाएंगे। आज के इस सेक्शन में हम इंग्लिश लैंग्वेज का करवाएंगे। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इंग्लिश में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। ही पील्ड डैश एप्पल एंड कट इट इनटू स्लाइस। ठीक है, उसने एप्पल को छीला, ठीक है, या फिर उसके छिलके को हटाया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्टिकल पूछा है, ए एन या फिर ए। अगर आपको पता है जितने भी वर्ड के साउंड वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले एन लगता है। ठीक है, जितने भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले एन लगता है, बाकी कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है। सो यहाँ पे एप्पल लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है यहाँ पे बताना है ईडियम्स से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है यू नीड टू बी अवेयर ऑफ आर्गस आइज पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए आर्गस आइज का मतलब होता है कि एकदम ध्यान से देखना या फिर सतर्क होके देखना। सो यहाँ पे ऑप्शन पे हम जाते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है एंग्री। ठीक है, पहला ऑप्शन है एंग्री, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब ही होता है कि बहुत ध्यान पूर्वक देखना या फिर चौकस या फिर सतर्क होकर देखना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्ग्यू आइड का मतलब भी यही होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, विजिलेंट। इसके में ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें कुछ थोड़ा हम इंफॉर्मेशन एडिशनल देख लेते हैं। यहाँ पे आर्गस आइज का मतलब होता है एक्सट्रीमली वॉचफुल और ऑब्जर्वेंट, यानी अत्यंत सतर्क या चौकस। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर विजिलेंट ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है वॉचफुल टू डिटेक्ट डेंजर वे। और अगर थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो जो एंग्री का मतलब आपको पता ही होगा, फीलिंग शो एंगर। कंटेंट काइंड का मतलब जनरस कामफुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें भी 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिव वॉइस और नरेशन से। ठीक है, रिस्क वॉज कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे वॉज कंप्लीटिंग, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में क्या बनता है, वॉज प्लस वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। अब ऑप्शन में देखेंगे बीइंग किस में है, इसमें बस इन दोनों में नहीं है। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए ये प्रेजेंट में बना है, ये पास्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये है PQRS। पैराजंबल से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पैराजंबल से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे इन सेंटेंस को अरेंज करना है। S1 और S6 ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, ABCD इन सभी को आपस में फिक्स्ड करना है। सो यहाँ बोला है ग्रेट पीपल कैन डायरेक्ट a masses with their strong determination and will। ग्रेट पीपल क्या करते हैं, मासेस में से यहाँ पीपल को डिनोट किया है। ग्रेट पीपल डिनोट कर महान लोग
जनता को क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल से डायरेक्ट वो करते हैं, संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी इंट्रोड्यूस अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह विच हैज़ नॉट अ न्यू वन टू इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक बार एग्जाम यहाँ पे दे रहा है कि गांधी जी मतलब महान लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग विल, डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय और विल से क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, संबोधित करते हैं। फिर यहाँ पे सत्याग्रह की बात कर रहा है, इट मीन्स पहला ऑप्शन ये नहीं होगा। उसके है ही हिमसेल्फ टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अ साइकिल ऑफ इंडिया। द वे एंड मैथड टू चूज फॉर अदर वॉज अ वायलेंस एंड हार्नेस। महात्मा गांधी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ये देखिए ग्रेट पीपल की बात कर रहा है, फिर यहाँ देखिए महात्मा गांधी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। देखिए जिस ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, इन सभी में देखिए ये डी है। इसी तरह अगर आप एलिमिनेट करके एक तरफ पहचान जाएंगे तो आप लोग इजिली कर सकते हैं PQRS को भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, यहाँ पे भी हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। द मदर एज वेल एज द सन वर आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द माइग्रेट मैजिस्ट्रेट फॉर इंट्रोगेशन। द मदर एज वेल एज सन्स, यहाँ पे देखिए द मदर एज वेल एज सन्स वर आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे जो मदर है एक है, सो इसके हिसाब से यहाँ पे लगना चाहिए था सिंगुलर, पर यहाँ लगा है वर, इसलिए हम लोग को ऑप्शन देखना है कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वर आस्क्ड। ठीक है, इसी वाले ऑप्शन में भी करेक्शन है। यहाँ पे अगर वॉश कर देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे लिखा है पीपल कंसीडर दैट राधिका इज क्रिएटिव इन हर वर्क। ठीक है, पीपल कंसीडर दैट राधिका इज क्रिएटिव इन हर वर्क। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ कंसीडर्ड। ठीक है, ये है प्रेजेंट में, इसलिए अब हम देखेंगे कंसीडर्ड कहाँ लिखा है। हर एक ऑप्शन में कंसीडर्ड लिखा है। ठीक है, बट पहले ऑप्शन में देखिए वेल अरेंज्ड नहीं है। राधिका क्रिएटिव इन हर वर्क इज कंसीडर्ड बाय अदर, इसमें वेल अरेंज्ड नहीं है। अब देखिए इट इज कंसीडर्ड है, राधिका इज क्रिएटिव इन हिज वर्क, ये देखिए इट इज कंसीडर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। ये देखिए इसका वेल अरेंजमेंट है ये पैसिव वॉइस में। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। इसमें अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना है, चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ पे जो टू बी है उसके बाद राधिका इज क्रिएटिव इन हर वर्क पीपल इट इज कंसीडर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं, पैसिव वॉइस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ बोला गया है द प्लेयर विल लीविंग द स्टेडियम इन नो टाइम। ठीक है, द प्लेयर्स विल लीविंग। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे है विल लीविंग। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता तो यहाँ विल बी लिविंग होता, पर हम यहाँ पे देखिए विल लिविंग है केवल। सो अगर मैं लिविंग को रिमूव कर दूं, यहाँ पे केवल लीव लिख दूं, ये वाला और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही बताया गया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट में बदलना है। My friend Ganesh said I could solve the biggest problem very easily। यहाँ पे my friend Ganesh को क्या करना है, पहले चेक करना my friend Ganesh सब में सेम है, said भी सेम है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे कंजक्शन दैट का यूज सब में है। I की फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग फ्रेंड के हिसाब से यहाँ पे होगा ही सब में है। कुड का कुड ही रहेगा। अब देखिए कुड का कुड ही है, सब में कैन, यहाँ पे कैन है, ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे वुड है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व्ड है और यहाँ पे देखिए सॉल्व है। ठीक है, कैन का कुड ही रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ईडी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। सो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। सी सेड
आई कॉल्ड yesterday बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। यहाँ पे सी सेड, कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे कंजक्शन दैट का यूज होगा। सी सेड दैट सब में है, देखिए इन इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में दैट है ही नहीं, इसलिए इसको एलिमिनेट कर देंगे। सी सेड दैट, अब देखिए फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सी क्या होगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आई है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं राइपन्स नेचर एंड हिज स्ट्रेंज हैबिट कैन ऑफन अनइंटेंशनली हर्ट्स अदर। यहाँ पे अनइंटेंशनली मतलब जो राइपन्स का नेचर है और उसका स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से अनइंटेंशनली बिना किसी वजह से किसी को हर्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। इसेंट्रिसिटी, ये देखिए पहला ऑप्शन में ही इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि एक अजीब सा बिहेवियर, वी कैन से दैट स्ट्रेंज बिहेवियर। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑप्शन सही है। इसका कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एनॉर्मली, एनॉर्मली सेकंड वाला ऑप्शन था, जिसका मतलब होता है मीन्स दैट समथिंग डेविएट फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ जो मानक सामान्य या फिर अपेक्षित से भटक जाता है। एबनॉर्मली, एबनॉर्मली का मतलब होता है मीन्स क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एबनॉर्मल, समान होने की गुणवत्ता की अवस्था। अब होता है बीटनिक, मीन्स अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन सोशल मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय अनकन्वेंशनल ड्रेस और बिहेवियर। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो परंपरागत पोशाक, फिर ड्रेस और व्यवहार और अवंत गार्डे कला या साहित्य विशेषता वाले सामाजिक आंदोलन में भाग लेते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। इसेंट्रिसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेंज बिहेवियर, इसका सिनोनिम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, हमें यहाँ सिनोनिम बताना है। यहाँ बोला गया है इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब होता है कि हैविंग या फिर शोइंग नॉलेज बेस्ड ऑन स्टडी। ठीक है, एकेडमिक स्टडी के बेस्ड पे आप लोग अपने नॉलेज को शो करना, इसी को बोलते हैं इरूडाइट। ठीक है, आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में बोला गया है स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब ये होता है जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, मतलब अपने नॉलेज या बेस्ड के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। यही वाला ऑप्शन सही है। इफरवेसेंट, इफरवेसेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप लोग अगर इन सभी को वर्ड को लर्न करना है तो आप लोग एक सेंटेंस बना लीजिए, सेंटेंस को दिन में 3-4 बार रिवाइज करिए तो धीरे धीरे वो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, एनर्जेटिक का मतलब पता ही होता है। सेरेन का मतलब होता है काम या फिर पीसफुल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब होता है हैविंग नॉलेज। तो इसके हिसाब से स्कॉलरी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वेन, वेन का मतलब होता है कि हैविंग एज एक्सक्रेसिव हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही हाई ओपिनियन सोचना। एक वेन का मतलब और होता है बर्बाद हो जाना नेचर के द्वारा। ठीक, स्वयं के बारे में अत्यधिक ऊंची राय रखना वेन का मतलब होता है। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, इंट्रोवर्ट एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, ये ऑप्शन इसके हिसाब से सही नहीं होगा। सेल्फिश, ठीक है, स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है। और मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब भी होता है स्वयं के बारे में विनम्र या फिर उत्तरदायी राय रखना। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट, इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचा सोचना। और इसकी ये मॉडेस्ट का मतलब होता है अपने बारे में विनम्र, यानी इसके जस्ट अपोजिट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी हमें बताना है कि इस वाले पोर्शन में सही है क्या है, सही है या फिर गलत है या फिर नो एरर। आई गो टू हिज हाउस पर्सनली सो दैट आई कुड परस्यूड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। अब देखिए आई गो टू हिज हाउस पर्सनली, मैं उसके घर पे पर्सनली गया, सो दैट आई कुड परस्यूड,
यहाँ पे देखिए कुड है, यहाँ पे बता रहा है पास्ट है, कुड के हिसाब से कैन का कुड होता है, तो यहाँ पे पास्ट है, इसलिए हम पास्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, गो वेंट गॉन होता है। देखिए वेंट वाला ऑप्शन तो थर्ड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ बोला गया है सौम्या विल बी स्पीक ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन लंदन द नेक्स्ट वीक। अब देखिए सौम्या विल स्पीक, यहाँ सौम्या बोलेगी ऑन स्ट्रेस, बोलेगी स्ट्रेस। देखिए विल बी आ गया। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल के साथ अगर बी आता है, ठीक है, तो विल बी प्लस वर्ग ऑफ आईएनजी लगता है, पर यहाँ पे केवल विल बी है। अगर मैं बिल बी को रिमूव कर दूंगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल को बी को रिमूव कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन में जाएगा, ये सौम्या विल बी स्पीक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ बोला गया है नन ऑफ देम आर हेयर एट दिस मोमेंट, एट नन ऑफ देम। अगर किसी भी सेंटेंस में नन आए, इसका मतलब है ये सिंगुलर है। सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए, पर यहाँ पे है आर हियर एट दिस मोमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंगुलर वर्ब कहाँ है। ये देखिए हैड तो दोनों के साथ लगता है, वर यहाँ पे प्लूरल है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग प्रेजेंट को ही देखेंगे। ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। ठीक है, मतलब कि जो बिना डरे, ठीक है, जो बिना डरे किसी का सामना कर सके, वी कैन से दैट साहसी या फिर ब्रेव। हमें सिनोनिम बताना भी है, ये देखिए ब्रेव ऑप्शन भी है। ठीक है, ऑडेशियस का मतलब होता है ब्रेव। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑडेशियस का मतलब ही होता है ब्रेव। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रेव या सम्मान में कमी दिखाना। अब आता है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग का मतलब होता है दम घोटने वाला या दमनकारी। लाइवली का मतलब होता है यहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी और एक्टिव एंड आउटगोइंग। हॉरेंडस का मतलब होता है अत्यंत प्रिय, भयावह। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, यहाँ पर हमें करेक्शन फाइंड करना है। द टीम वर्क वेरी हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट। द टीम वर्कड वेरी हार्ड। अब देखिए यहाँ पे द टीम वर्क, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें तो कोई करेक्शन ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर नो एरर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में द ट्रेन विल अराइव विथ 5 मिनट। ठीक है, द ट्रेन विल अराइव विथ 5 मिनट्स। अब देखिए 5 मिनट में ट्रेन आने वाली है, तो यहाँ पे ऑन 5 मिनट नहीं होगा। ऑन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डे और वीक के पहले हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डे और वीक के लिए। और एट का यूज़ हम लोग स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, एक निश्चित समय के लिए। जैसे उसके बाद आता है बाय। बाय का यूज़ क्या करते हैं, लेटेस्ट पॉसिबल टाइम विथ हैपन। मतलब कि लेटेस्ट पॉसिबल टाइम, जो लेटेस्ट पॉसिबल टाइम होता है यानी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखाता है, हो भी सकता है ना भी। ठीक है, उसके बाद आता है इन 5 मिनट। इन क्या इंडिकेट करता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। बिफोर इवेंट, इवेंट होने से पहले एक स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। द ट्रेन विल अराइव विद 5 मिनट्स, तो यहाँ इन 5 मिनट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही गया है, ही सेड he was going for shopping and asked if he might get me everything. He said,
देखिए ही सेड सब में है। अब देखिए ही के हिसाब से यहाँ कहीं ना कहीं आई होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आपको ये पता ही होगा ये कोडिंग सन अपॉन 123, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ही सेड आई एम, ठीक है, आई एम होगा, प्रेजेंट का पास्ट हुआ होगा, तो आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग एंड आई गेट यू। आई गेट, देखिए यहाँ माइट है, मे का माइट होता है, जिस ऑप्शन में मे होगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। देखिए इसमें मे है, इसमें कैन है, ये गलत, इसमें भी नहीं है मे, इसमें भी है। अब देखिए देखिए पर यहाँ पे विल है, इसलिए ऑप्शन गलत। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, सॉरी सेकंड वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 920 पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में हमें करेक्शन फाइंड करना है। पॉम्पी वॉज अ ट्रेजेडी दैट कॉस्ट द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। यहाँ पॉम्पी, यहाँ पे लगभग 1600 समय की बात कर रहा है, 1600 एसी की बात कर रहा है, एडी की बात कर रहा है। एक इटली में एक प्लेस है पॉम्पी, यहाँ पे इतनी भयंकर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था कि बहुत से लोग क्या हुए थे, अपने लाइफ को खो दिए थे। बहुत लोग यहाँ पे ट्रेजिडी में मरे हुए थे। सो पॉम्पी वॉज अ ट्रेजिडी दैट कॉस्ट, ये देखिए यहाँ पे दैट को अगर आप हटा के भी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन दिखाना है कि पॉम्पी की वजह से ही कई लोग अपने लॉस्ट खोए थे। पर अगर यहाँ पर हम लोग दैट के प्लेस पे कोई अदर प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें भी करेक्शन नहीं है, इसमें भी करेक्शन नहीं है, ठीक है। दैट, अभी दैट को हटाएंगे, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला गया है अ बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, ठीक है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विथ अदर। यहाँ पे बायोगैस की बात कर रहा है। बायोगैस किसका बना होता है? मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, जो क्या प्रोड्यूस करता है? बायोगैस इज अ प्रोड्यूस बाय, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए अब ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। बायोगैस इज अ प्रोड्यूस बाय anaerobic degradation of animal waste, some plant waste in presence in water। अब देखिए इसके बारे में ही डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर ए कहीं पर है पहले तो वही वाला सही माना जाएगा, ये देखिए ए, ठीक है। अगर आप इस तरह सीख जाएंगे, कोई भी ऑप्शन देख लेंगे तो इस तरह आप लोग ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन सही कर सकते हैं इजीली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ बोला है द पुलिस हैड कॉच द थीफ ऑन द डे बिफोर यस्टरडे। द पुलिस हैड कॉच द थीफ ऑन द डे, यहाँ द थीफ पहले हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हैड है, तो अगर ऑप्शन में हैड बीन होगा तो ऑप्शन सही माना जाएगा। हैज़ बीन है, ये गलत हो गया। ये देखिए हैड बीन है, यहाँ पे वॉज बीइंग है, ये भी गलत। हैज़ कॉच, इसमें बीन है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में भी यही करना है, एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बताना है। पवन सेड आई एम प्रिपेयरिंग हॉट कॉफी फॉर यू। आई के हिसाब से यहाँ हो जाएगा, पवन के हिसाब से ही हो जाएगा। पवन सेड, कंजक्शन दैट का यूज होगा, इसमें दैट का यूज देखिए, पवन सेड, यहाँ हैड आ गया, हैड सेड, पवन हैज सेड, पवन सेज। रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हमने ऑप्शन ढूंढ लिया कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 में ऑल्दो सी वॉज टायर्ड, ऑल्दो सी वॉज ट्राइड बट सी वीक टू वर्क।
क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी वेंट टू वर्क। ठीक है, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, वो ऑलरेडी क्या थी, टायर्ड थी, लेकिन वो फिर भी काम के लिए गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑल्दो भी है, बट भी है, यहाँ पे दो कंजक्शन का यूज हुआ है। ठीक है, कंजक्शन किसी भी दो सेंटेंस को ऐड करने में कंजक्शन का यूज होता है, पर यहाँ पे दो कंजक्शन, दो ही सेंटेंस है और दो कंजक्शन यूज हो गया है। ठीक है, अब तो हमें यहाँ पे हटाना है, बट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बट को रिमूव कर देंगे हम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही माना जाएगा, बट किस में है, ऑल्दो, सॉरी यहाँ पे हमें बट को रिमूव वाला दिखाया जाएगा। ये देखिए, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, ट्राइड, टायर्ड, इन दोनों वर्ड में थोड़ा डिफरेंस पता करना होगा। टायर्ड मतलब एकदम थका हुआ, TIRED टायर्ड होता है, और ट्राइड TRID ट्राइड मतलब कोशिश करना होता है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, ही इज एक्स्ट्रावेगेंट, इस वर्ड का हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स। ही इज एक्स्ट्रावेगेंट pretension only served to excite ridicule। तो यहाँ पर हमें बताना है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा या फिर बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा या फिर बेकार। सो हमें यहाँ देखना है, एंटोनिम देखना है, लेविश। लेविश का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में। कॉस्टली का मतलब भी होता है, यहाँ पे कॉस्टली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस, जैसे बहुत ज़्यादा पैसे का। फैंसीफुल का मतलब होता है इमेजिनेशन। और इकोनॉमिक का मतलब होता है कि, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि कंजूस या फिर वित्तमयी, वी कैन से दैट, मितव्ययी होता है, मितव्ययी। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो एंटोनिम ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, यहाँ पे कंजूसी करता है। थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लेविश का मतलब होता है उदार या फिर प्रचुर, एबंडेंट। कॉस्टली का मतलब भी होता है कि हाई प्राइस या फिर महंगा। फैंसीफुल का मतलब होता है इमेजिनेशन या फिर अवास्तविक। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट अत्यधिक या फिर बेकार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही इज गॉन टू विजिट हिज पेरेंट इन द इवनिंग। यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 में, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही इज गोइंग, ही इज गॉन। अब देखिए यहाँ पे टोल्ड है, पास्ट में है, यहाँ पे ही इज बता दिया है, वो भी गॉन लिखा है। करेक्शन तो साफ दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर, इस वाले में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, यहाँ पे बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। द लाइब्रेरियन सेड टू हर, कैन यू रिटर्न द बुक्स। द लाइब्रेरियन सेड टू हर, कैन यू रिटर्न द बुक्स। द लाइब्रेरियन सेड के हिसाब से सेड का आस्क्ड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द लाइब्रेरियन आस्क्ड हर, हर के हिसाब से हर ही रहेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे इफ या वेदर, तो इफ लग गया। द लाइब्रेरियन आस्क्ड हर इफ। कैन का क्या होता है, कुड। देखिए सब में कुड है। रिटर्न द बुक, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कन्वर्ट करते हैं असर्टिव में, इफ सी कुड होगा। ठीक है, द लाइब्रेरियन सेड आस्क्ड हर इफ सी कुड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमें करेक्शन फाइंड करना है। द चाइल्ड लर्न ऑन द बेसिस ऑफ हिज मदर टंग मेनली फ्रॉम हिज इंटरेक्शन विद द मदर। ठीक है, द चाइल्ड लर्न द बेसिस ऑफ, द चाइल्ड लर्न, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मदर टंग मेनली फ्रॉम हिज इंटरेक्शन विद द मदर। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, जो ये लर्न है, यहाँ पे ये पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, इसलिए कहा गया ऑप्शन नंबर, इसमें
ठीक है, यहाँ लर्न के प्लेस पे क्या लिखना है हमें, LEAR, एल यहाँ पे राइट नहीं कर पाए, LEARNED होगा। उफ, यहाँ पे होगा LEARNED। ठीक है, इस प्लेस पे हमें ये लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द पैसेंजर से टू रेलवे क्लर्क, इज द ट्रेन लेट। द पैसेंजर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव इसलिए आस्क्ड होगा। द पैसेंजर हैज आस्क्ड कर दिया है, ये ऑप्शन गलत होगा। द पैसेंजर आस्क्ड, ये देखिए, द पैसेंजर आस्क्ड द रेलवे क्लर्क दैट, यहाँ पे देखिए इफ या वेदर का यूज नहीं हुआ है, ये देखिए इस वाले ऑप्शन में इफ लगा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर 4 में टिक करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में भी यही करना है। यहां बोला है इनडायरेक्ट स्पीच, क्या करना है, सिंपली वाई हैव यू, द कोच आस्क्ड द एथलेटिक, द कोच आस्क्ड द एथलेटिक हो गया। वाई, अगर WH वर्ड आएगा तो कंजक्शन रिमूव कर देंगे, इफ ये वेदर नहीं लगेगा। वाई, यू के हिसाब से, एथलेटिक के हिसाब से ही हो गया कि यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही। देखिए हैव है तो हैव का क्या होगा, पास्ट में हैड हो जाएगा। देखिए इसमें जिसमें हैड है वो वाला सही होगा, देखिए हैड है, इसमें भी हैड है, इसमें नहीं है। अब असर्टिव बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब बाद आएगा, ये देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। अब आते हैं 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में, आई मिस यू व्हेन यू मूव टू अनदर बिल्डिंग। आई मिस यू, देखिए यहाँ पे है मिस यू व्हेन यू मूव, मैं मिस करूंगा जब तुम दूसरे बिल्डिंग में चले जाओगे। यहाँ पे देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आई विल मिस यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आई विल मिस यू के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। यहाँ पे है टू विन लॉरिश। टू विन लॉरिश का इडियम्स बताना है। इसका मतलब होता है कि टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी। ठीक है, अपने मतलब कि अपने कार्यकलाप से या फिर अपने आपने जो मेहनत कर रहे हैं आप, अगर उसकी मेहनत के हिसाब से अचीवमेंट मिला है आपको, तो इसका मतलब होता है कि टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी मीन्स अपनी उपलब्धियों के अध्ययन पे अगर आपको सम्मान मिले उसको बोलते हैं टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी, मतलब टू विंस लॉरिश। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ हमें बताना है एंटोनिम्स। यहाँ पे बोला है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन। ठीक है, एबिलिटी टू मेक अ गुड डिसीजन। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, एक्यूमेन, आपके पास गुड डिसीजन या फिर जजमेंट जनरल लेने का आपके अगर पास निर्णय है तो आपको एक्यूमेन कहेंगे। हमें यहाँ पे बताना है एंटोनिम। ठीक है, आप यहाँ पे गुड एक्यूमेन है, यहाँ पे एंटोनिम स्टूपिडली होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में भी हमें इडियम्स बताना है। ब्रेक द लेग। ठीक है, इडियम्स का खासियत ये होता है कि उसका जो मीनिंग होता है लाइन टू लाइन नहीं होता, जबकि इसका मीनिंग क्या होता है, हिडन होता है। ठीक है, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। ठीक है, सडन अटैक नहीं होगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, ब्रेवरी भी नहीं होगा, गुड लक। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सडन अटैक नो मीन्स एक्सीडेंट का मतलब भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 34 में भी हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट में दिया है, हमें डायरेक्ट बताना है। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस टू गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अर्जुन सेड इफ या वेदर वांटेड। देखिए पास्ट में है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रेजेंट का पास्ट होता है। ठीक है, ये देखिए दोनों प्रेजेंट में है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट का पास्ट हुआ होता है।
इसलिए डू यू विश टू ज्वाइन द जॉब, डू यू वांट। अब देखिए यहाँ पे वांटेड है तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विश तो कहीं है ही नहीं, ये मिस्टेक। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, आई विल फिनिश दिस बुक विद आई विल फिनिश दिस बुक इन अ मंथ। यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है। आई विल अगर किसी भी सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी, ठीक है। अब देखिए विल बी सॉरी विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। इसी तरह अगर विल है तो क्या होगा, विल बी, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पे देखते हैं, इट वर द फार्मर हु वांटेड द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द मिनिमम सेलिंग प्राइस। एमएसपी जो होता है ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस। इट वर द फार्मर, यहाँ पे फार्मर है भाई, यहाँ इसके लिए इट थोड़ी ना लगाएंगे, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए इट यूज होता है, ठीक है, तो और इट हटा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में, हमें एंटोनिम बताना है। यहाँ वर्ड है प्रूडेंट, एंटोनिम बताना है प्रूडेंट। ये देखिए प्रूडेंट का ऑप्शन में ही दे दिया है, अनप्रूडेंट, इनप्रूडेंट, ठीक है। तो यहाँ कॉजन मतलब होता है कारण, एंटोनिम। उसके बाद देखें ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, इम्प्रूडेंट होता है। थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रूडेंट का मतलब होता है कि मूल्यवान, मूल्यांकन और निर्णय करने से सावधान और विवेकपूर्ण, आवश्यक खतरों से बचते हुए, ठीक है। विवेकपूर्ण मतलब दिमाग से काम लेना। और इम्प्रूडेंट का मतलब होता है लैकिंग ऑफ कॉजन, ठीक है, सतर्कता की कमी, सावधानी और अच्छे निर्णय की कमी, ठीक है। इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है कि अच्छे से या फिर सावधानी पूर्वक किसी चीज का निर्णय लेना, और यहाँ पे इम्प्रूडेंट का मतलब कि अच्छे निर्णय ला लेना, वी कैन से डेट सावधानी में कमी। अब देखिए कॉजन, कॉजन का मतलब ये होता है इज रिलेटेड टू वर्ड प्रूडेंट बट नॉट एन एंटोनिम। इट मीन्स बी केयरफुल एंड अवेयरनेस और पोटेंशियल डेंजर। अब आता है अनप्रूडेंट। अनप्रूडेंट इज नॉट अ वैलिड वर्ड इन इंग्लिश, कोई वर्ड ही नहीं है इम्प्रूडेंट। अब आता है इंट्यूजन, इज रिलेटेड टू द वर्ड मीन्स प्रूडेंट, इज नॉट रिलेटेड टू वर्ड प्रूडेंट फॉर एन एंटोनिम, ठीक है, इस वर्ड से रिलेटेड है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 में ये बताया गया है, मिस्टर अहिरवाड डिसऑन्ड हिज सन एज ही फाउंड टू बी इंडल्ज इन बगलरी। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, बगलरी का मतलब होता है कि बिना किसी परमिशन के किसी के घर में घुस जाना, ठीक है। तो बिना किसी परमिशन के किसी के घर में घुसना तो इसका मतलब अपराध है। तो यहाँ पे है ऑप्शन में देखिए, इन्वॉल्व मीन स्टीलिंग, रस्टलिंग, स्मगलिंग, स्नीकिंग, ठीक है। इसके हिसाब से बिना किसी घर के परमिशन में घुसना का मतलब ये होता है कि चोरी करना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, इन्वॉल्व मीन स्टीलिंग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। every word and every line in the works of John Keats express his appreciation of nature's beauty। यहाँ पे देखिए every words and every line सही है, in the works of John Keats ये भी सही है, express everyone and every words and every line के हिसाब से यहाँ पे जो express है यहाँ पे expresses होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर के साथ s और es लगता है, ठीक है, एक्सप्रेसेस होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेस वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है। एक्सप्रेसेस इज अप्रिसिएशन ऑफ नेचर ब्यूटी, यहाँ पे एक्सप्रेसेस होगा। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 पे। वन स्ट्रिंग वॉज हैंडेड बाय द म्यूजिशियन टू शॉपकीपर फॉर रिपेयर। वन स्ट्रिंग जो गिटार का जो प्ले करते हैं, जिसकी वजह से गिटार में साउंड आती है, उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उसने क्या किया, शॉपकीपर को रिपेयर करने के लिए दिया था, ठीक है। हैंडेड
हैंडेड डाउन नहीं होगा, हैंडेड अबाउट भी, हैंडेड बिफोर। हैंडेड ओवर का मतलब होता है कि कोई सामान देना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है, हैंड ओवर होता है, हैंड ओवर। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। अब आते हैं 42 में, यहाँ भी बताना है एक्टिव वॉइस। द पुअर फेलो वॉज लाफ्ड एट बाय द क्राउड। द पुअर फेलो, क्राउड, क्राउड पहले आएगा, द क्राउड। देखिए कहीं ना कहीं ये पास्ट इंडिफिनिट था, तभी तो वॉज और थर्ड फॉर्म लगा है। तो वॉज जहाँ जहाँ पे ये देखिए इन दोनों ऑप्शन में यहाँ वॉज है, हैड, इज, इसलिए ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। अगर आप केवल हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे तो आपको बहुत जल्दी एक्टिव पैसिव, जो कि दोनों मिला के एक्टिव पैसिव और नरेशन 10 क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में लिखा है समवन हैज डैश माई पॉकेट इन द बस एंड आई हैव नो मनी नाउ। देखिए समवन हैज, देखिए यहाँ पे किसी ने क्या किया, मेरा पर्स उठा लिया, किसी ने तोड़ दिया, किसी ने देखा, किसी ने फाड़ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 40 इसमें देखेंगे किसी ने मेरा पर्स क्या किया, चुरा लिया, मतलब उठा लिया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, पिक्ड मतलब उठा लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में, 44 में, इन इंडिया एज परहैप्स इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज हैव बीन हेल्ड इन वेनरेशन सिंस टाइम। ठीक है, इन इंडिया परहैप्स ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए एंशियंट का मतलब होता है बहुत प्राचीन, एंटीक्वेट, रेट्रो, विंटेज। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा एंशियंट मतलब बहुत प्राचीन। ठीक है, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। विंटेज, देखिए विंटेज का मतलब होता है मोर रिलेटेड टू हाई क्वालिटी और पीरियड ऑफ पास्ट, पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट यूजुअली रिफर्ड टू वाइन और क्लोथिंग। ठीक है, हाई क्वालिटी विंटेज जो कि किससे रिलेटेड होता था, पास्ट के समय वाइन या फिर कपड़े से रिलेटेड था। एंटिक, एंटिक का मतलब होता है ओल्ड और वैल्यूएबल, यूजुअली रिफर टू पीस ऑफ फर्नीचर और अदर ऑब्जेक्ट, एंटिक। रेट्रो मीन्स इमिटेटिव ऑफ अ स्टाइल और फैशन फ्रॉम द रिसेंट पास्ट, सब पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे जो एंशिएंट का मतलब होता है मीन्स बिलोंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसी चीज जो पास्ट में थी पर नहीं है, इस समय नहीं है, इसीलिए ऐसे वर्ड का यूज एंशिएंट का यूज किया जाता है। प्राचीन, पुरातत्व, हजारों वर्ष पुराना, जैसे कह सकते हैं दिस इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है प्रिया वॉशेज हर क्लोथ इन द इवनिंग। प्रिया वॉशेज हर क्लोथ, वॉशेज मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, उसका क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट। इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन में होता है, पर यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है इसका पैसिव वॉइस बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लॉसेज, द क्लोथ्स पहले आ जाएगा, इज एम आर, देखिए इसमें वॉज ये गलत है, ये आर है, इसमें भी इज है, ये देखिए। अब देखिए क्लोथ एक तो है नहीं, ढेर सारे हैं, इसलिए आर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर हमें बताना है इडियम्स। द न्यू प्रोडक्शन टारगेट हैव स्ट्रिप्ड अप एंड ऑर्नेस्ट नेस्ट। यहाँ पे देखिए बताना है ऑर्नेट नेस्ट, स्ट्रिप्ड अप। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एंग्री, मतलब कि एक तरह से एंग्री लोग का एक ग्रुप हो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। जैसे कि जहाँ जहाँ कहीं पे लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं, किसी चीज़ के लिए मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर टू रेज कंट्रोवर्सी या फिर टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रिजर्व वंस एंग्री एनर्जी, टू कन्फेस विदाउट रिजर्व। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है, किसी चीज़ के लिए कंट्रोवर्सी या फिर एंग्री दिखाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे बोला कोलोसल, एक्सट्रीमली, वेरी लार्ज, या फिर साइज में बहुत बड़ा होना। ठीक है, हमें इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम वर्ड है इरिवेरेंट, ऑथेंटिक, माइटी, एप्रोप्रिएट। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है इरिवेलेंट, ऑथेंटिक, माइटी, सो कोलोशन में तो वेरी लार्ज या फिर बहुत बड़ा या फिर बहुत पावरफुल, या इसके हिसाब से माइटी ऑप्शन सही है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। ठीक है, देखिए इरिलेवेंट मीन्स नॉट कनेक्टेड टू अ और रिलेवेंट टू समथिंग, किसी चीज़ से ना कनेक्ट होना। ठीक है, आप इसको लिख के समझ सकते हैं। ऑथेंटिक का मतलब होता है अनडिस्प्यूट ओरिजिन और नॉन कॉपी जेन्युइन, मतलब एक तरह से प्रमाणित, ऑथेंटिक वेबसाइट को ही होता है। अब यहाँ पे है अप्रोप्रिएट मीन्स होता है सुटेबल और प्रॉपर इन सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे मैंने बताया था भी कोलोशल का मतलब होता है मीन्स एक्सट्रीम, वेरी लार्ज इन साइज, एक्सटेंट या फिर डिग्री। इसका माइटी का मतलब होता है वेरी स्ट्रांग और पावरफुल, महाबली, पराक्रमी, अतिशक्ति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा सा वो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है करेक्शन। द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट could not access the library because they had not yet been given their ID card. The newly student admitted student, ये भी सही है। could not ये भी past में सही है। यहाँ पे भी they had है, ये भी past में बताया गया है, ये भी सही है। not been, देखिए इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नो एरर है। अब आते हैं क्वेश्चन 49 पे। The interviewer tackle the question of interviewer with substantial aplomb. अप्लम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंस बनाए रखना। ठीक है, अगर इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन को टैकल कर रहा है बिना किसी हेजिटेशन के, एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंट। सो हमें यहाँ बताना सिनोनिम। सिनोनिम के हिसाब से यहाँ देखिए सेल्फ एश्योरेंस। सेल्फ एश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, खुद की एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रखना। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अप्लम का मतलब ये होता है कि किसी कठिन परिश्रम में आत्म आश्वासन या आत्मविश्वास। एप्लम मीन्स सेल्फ एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सेल्फ एश्योरेंस का मतलब ही होता है जो भी बताया था। अब आते हैं हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडली या फिर अपोजिशन टुवर्ड्स समवन और समथिंग, इट इज अपोजिट ऑफ अप्लम्ब। एंटोनिम है सैंटिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग हॉली स्केयर्ड, यहाँ पे सिनोनिम है, नॉट अ सिनोनिम। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 पे। यहाँ पे बोला गया है विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, इब्लिसिटी। इम्ब्लिसिटी का मतलब होता है मूर्ख। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अब इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ बोला गया विजडम। विजडम का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक अ सेंसिबल डिसीजन और जजमेंट बिकॉज ऑफ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी चीज़ का डिसीजन लेना। वी कैन सी द समझदारी, बुद्धिमानी या फिर अलकमंदी, अक्लमंदी। आई डोंट सी द विजडम ऑफ हिज प्लान। यहाँ पे इम्बेसिलिटी, यहाँ पर मतलब इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। थोड़ा सा और देख लेते हैं। और जो वर्ड है कम्पिटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी
और स्किल। अब यहाँ पे कॉन्जेंसी, कंजेंसी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, लॉजिकल और कन्विक्शन। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल एंड ग्रेसफुल फिजिकल मूवमेंट ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में 51। सो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको आगे का क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है इंग्लिश का, उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। सो आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर दीजिए जिसको भी ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।